एक सीनियर सिटीजन कपल की हत्या उन्हीं के घर में की गई। एक निहत्थी वृद्ध महिला और व्हीलचेयर पर बैठे उसके पति के लिए इतनी नफरत। ये नफरत आई कहां से? देखते हैं सनसनीखेज केस का दूसरा और आखिरी भाग। क्राइम पेट्रोल सतर्क। सुबह नाश्ता नहीं किया और अब कहती है रोटियां भी नहीं चाहिए, और आप इसके लिए जलेबियां ले आए। और लाड करो शहजादी का मारूफ मियाँ। अब्बू दो ना। आओ आके ले लो। गिर जाऊंगी ना अब्बू। नहीं गिरोगे बेटा, डॉक्टर अंकल ने क्या कहा था, जितना चलोगे आप उतनी जल्दी ठीक हो जाओगे। आओ आके ले लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। राबिया ध्यान से। कौसर क्या कर रही हो, चलने दो उसे। पागल हो तुम? गिर गई तो इतना खर्चा करके ये चीज बिठाई है, लेने के देने पड़ जाएंगे। ये चीज इसीलिए बिठाई है कि वो चले, बैठे नहीं गिरेगी। मैं हूं ना। आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा ध्यान से। आ जाओ, संभाल के आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सब ये लगता तो मेरे जैसा मारूफ जैसा ही है, खासकर गाल पे निशान। और वहाँ उड़न में सारा श्रॉफ कहती हैं कि ये पक्का गिरीश प्रसाद है। अच्छा, मारूफ हैदर का यहाँ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? नहीं, हमने चेक किया है, मारूफ हैदर का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। और गिरीश प्रसाद का चेक करना पड़ेगा। वैसे गिरीश प्रसाद रहता कहाँ है, इसका कोई आइडिया है आपको? नहीं। कमल, तुम्हारी बहन और जीजा कहाँ रहते हैं? पहले गांधी मार्ग के पीछे रोज गार्डन के पास रहते थे साहब। साल भर हुआ उन्होंने वही मोहल्ला शिफ्ट किया है साहब। अरे भाईजान सलाम। मारूफ भाई कहाँ है? वो तो बाहर गए हैं। क्यों, क्या हुआ? गिरीश प्रसाद कहाँ है कौसर? इतने सालों बाद? गिरीश प्रसाद और मारूफ हैदर के बीच क्या कनेक्शन था, क्या कंफ्यूजन था? मेलिसा और फरजाद के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन टीम को महाराष्ट्र से वडोदरा गुजरात ले आई। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर यह लगभग तय था कि यह भयंकर हत्याकांड गिरीश प्रसाद ने किया है या फिर मारूफ हैदर ने, या दोनों ने मिलकर किया है, या हकीकत कुछ और ही थी। मारूफ हैदर और गिरीश प्रसाद एक ही आदमी है। क्या बात कर रही हो कौसर? ये हमारे और मारूफ के निकाह से पहले की बात है, जब हम दोनों पहली बार मिले थे 2005 में। उस वक्त मारूफ ही गिरीश था, गिरीश प्रसाद। गिरीश, हमारा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा मत बोलो यार, हम दोनों मेहनत कर रहे हैं ना। आगे चल के हम लोग लोन ले लेंगे, खूब मेहनत करेंगे, अपनी दुकान बनाएंगे और अपने बच्चों को भी अपना काम सिखाएंगे। गिरीश, बच्चे निकाह के बाद होते हैं और हमारा निकाह कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमारे अब्बू और अम्मी हमारा निकाह कभी भी किसी गिरीश प्रसाद से नहीं होने देंगे। तो ठीक है, किसी गिरीश प्रसाद से शादी मत करना। मारूफ नाम कैसा है? मारूफ? हाँ, मारूफ हैदर, मारूफ सैयद, जो कुछ भी बोलो, मैं मुसलमान बन जाऊंगा यार। तुम हमारे लिए अपना मजहब बदलोगे? तुम्हारे घर वालों को बुरा लगेगा ना? मेरा कोई घर और घर वाले नहीं है कौसर।
मेरा बस एक ही रिश्तेदार है, वो तुम हो। और मैं तुमको इसलिए नहीं खोना चाहता यार कि मेरा नाम गिरीश प्रसाद है। और हमने कभी भी अपने अब्बू अम्मी और कामरान भाई को ये नहीं बताया कि वो निकाह से पहले गिरीश हुआ करते थे। इससे पहले कहाँ रहते थे? रोज़ गार्डन के पास। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था साहब, हम दोनों दुकान में काम किया करते थे। फिर राबिया पैदा हुई, उसके बाद सेठ ने दुकान बंद कर दी, हम दोनों बेकार हो गए साहब। वहाँ से यहाँ क्यों आए? पैसों की तंगी थी साहब, किराए के लिए पैसे नहीं थे। फिर यहाँ कर मारूफ ने एक रेस्टोरेंट में नौकरी पकड़ ली, एक वेटर की नौकरी। कौन से रेस्टोरेंट में? रहनुमा रेस्टोरेंट, गांधी मार्ग के पीछे ही। लेकिन साहब वहाँ पे उसने एक गलत काम किया। चोरी की? कसम खाओ आगे से चाहे जो हो जाए, लेकिन तुम दोबारा कभी चोरी नहीं करोगे। नहीं करूँगा कौसर, मजबूरी में की थी, आगे से नहीं करूँगा। हमने कहा कसम खाओ। कसम? राबिया की कसम खाओ। अरे हम कह रहे हैं ना, आगे से चोरी नहीं करेंगे। हमने कहा राबिया की कसम खाओ। राबिया की कसम नहीं करेंगे। जेल से छूटने के बाद हमें उस मोहल्ले में रहना ठीक नहीं लगा, किराया भी ज़्यादा था, तो हम लोग यहीं आ गए। फिर मारूफ घर से थोड़ा बहुत काम किया करता था। मारूफ जल्दी चलो, राबिया क्या हुआ राबिया को? राबिया सिमरन की छत से गिर गई है। मारूफ सलीम भाई को तो पहले से 9,000 रुपये देने हैं, और अम्मी और अब्बू के ऐसे हालात नहीं कि मैं उनसे कुछ भी मांग सकूं। कामरान भाई 5,000 देने की बात कर रहे थे, लेकिन बाकी किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, पैसे आ जाएंगे। मारूफ कहाँ जा रहे हो? इतनी सुबह सुबह जा कहाँ रहे हो तुम? मैं अपने अतीत से मिलने जा रहा हूँ, ताकि हमारा भविष्य बदल सके। क्या मतलब? मैं कल तक लौटूंगा। कब की बात है? साहब आज हो गया 10 नवंबर, और ये 29 अक्टूबर को अस्पताल से वापस आई थी। मारूफ 30 की सुबह निकला था और 3 तारीख को वापस आ गया था। कांड हुआ था 2 की रात को। कांड? कैसा कांड साहब? कामरान 3 की सुबह 2:15 बजे मारूफ ने तुम्हें कॉल किया था? जी किया था सर। मारूफ ने लौटने के बाद क्या किया? वो पैसे लेकर आया था और गहने भी। ये कहाँ से आए? मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, उन्होंने दिए तेरे लिए, संभाल के रख। हाँ, और ये देख, ये इनसे राबिया की टांग का ब्रास भी आएगा, अपना 1 साल का किराया भी होगा, और अपना छोटू ये भी प्राइवेट क्लिनिक में पैदा होगा। ये कौन से रिश्तेदार हैं? तुमने तो कभी जिक्र नहीं किया। दूर के कोई? खून का रिश्ता है। कौसर, मारूफ ने सारे रिश्तों का खून किया है। बाहर आओ, बता दो। नहीं साहब, आपको जो कहना है राबिया के सामने ही कहिए। आपके हाथ जोड़ती हूँ साहब, हमें सब सच सच बता दीजिए। गिरीश ने इन गहनों के अलावा तुम्हें कुछ कैश भी दिया था? बस कहने ही दिए थे, रोकड़ा तो उन्हीं के पास रहता है। हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी। 1 मिनट साहब। गरीबी में अगर एक इंसान जुर्म को जायज समझता है, तो एक ऐसा गरीब भी है जो ईमानदारी को अपनी सबसे बड़ी पूंजी समझता है। आरोपी मारूफ की पत्नी कौसर एक ऐसी गरीब इंसान थी जिसे अपनी गरिमा और खुददारी सबसे ज्यादा प्यारी थी, और शायद यही
मारूफ के लिए सबसे बड़ी सजा थी। पुलिस को मारूफ की घर की तलाशी से कुछ नहीं मिला, लेकिन यह बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि गिरीश प्रसाद उर्फ मारूफ हैदर ने ही मलीसा और फरजाद का कत्ल किया था और उनके घर को लूटा था। यह केस अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचा था। सर, सारा का मैसेज। उसका कहना है कि गहने उसकी माँ के ही हैं और तस्वीर में वो आदमी भी गिरीश ही है। आपके जितने भी खबरी हैं सबको काम पर लगा दीजिए। ये मारूफ मुझे जल्द से जल्द चाहिए। जैसे ही आपका स्केच हमें मिला, हमने सारे खबरियों को काम पर लगा दिया है। बोलो राजपूत। ठीक है, लीजिए, आ गई गुड न्यूज। मेरा है साहब। विकास, देखो जरा और स्पीकर पे डालो। मारूफ, बात कर। हेलो। मारूफ, हाँ कौसर, बोल। पकड़े गए हो? हाँ पकड़ा गया, लेकिन तू फिक्र मत कर। अब किस बात की फिक्र? हमें तो फिक्र थी कि तुम पकड़े नहीं जाओगे। कौसर, तुम हमारा, राबिया का और हमारे आने वाले बच्चे का चेहरा कभी नहीं देख पाओगे। मैंने जो कुछ किया तुम लोगों के लिए किया, समझी? तुमने हमारे लिए जो किया वो जिंदगी भर के लिए काफी है। जानना चाहते हो तुमने हमारे लिए क्या किया है? लो सुनो। आप मेरे अब्बू नहीं हो, गंदे हो आप। नहीं, हेलो, हाँ मैडम। चल, हो जा शुरू। अब जो भी सच है वो जल्दी से बता दे, नहीं तो तू खून के आंसू रोएगा, इस बात की मेरी गारंटी। साहब, मैं खुद के लिए जिंदगी में बहुत लाचार हुआ था। राबिया के लिए नहीं होना चाहता था, इसलिए मैं यहां उड़न आया। पूरे 14 साल के बाद। इन 14 सालों में तू पहले यहाँ कभी नहीं आया? नहीं आया साहब, लेकिन 14 साल तक उड़न मेरे अंदर था। वहाँ का बगान मेरे अंदर था, वहाँ की यादें मेरे अंदर थी। हर एक दिन, एक एक जगह, वहाँ का चप्पा चप्पा मुझे याद था। तूने ऐसा क्यों किया? कब सुधरेगा? साहब, मेरा प्लान था कि मैं एक रात वहाँ छुप कर मुआयना करूँगा और फिर दूसरी रात को घर में जाकर पैसे लूटूंगा। मैडम ज़्यादा बदली नहीं थी, उसके साथ शायद नौकरानी थी। पहले साहब हमेशा मैडम के साथ चलता था। मेरे को लगा शायद साहब बाहर गया है या फिर बीमार होएगा या शायद मर गया होएगा। साहब अपाहिज हो गया था, देखकर अच्छा लगा। मेरा काम और भी आसान होने वाला था।
नौकरानी शाम को चली जाती थी और उसके बाद बुढ़ा बुढ़ी अकेले होने वाले थे। बचपन में कई बार इलेक्ट्रिक बॉक्स को खुला देखा था मैं। मेरे को मालूम था कौन सा तार काटने का है। लाइट को क्या हुआ? जरा जानी जरा फ्यूज बॉक्स जॉनी। मेरा प्लान था सीधे बेडरूम में जाऊंगा। मेरे को मालूम था मैडम चाबी किधर रखती है। खोल कर फटाफट जो मिलेगा ले लूंगा और भाग जाऊंगा। उस रात तो बागान में ही सोया? हाँ साहब, लेकिन दूसरे दिन साला वो इलेक्ट्रिशियन भी आ गया। ए, कौन है तिकडे? अरे थांब, अबे रुक। फिर मैं सोचा लाइट वाइट गई तेल लेने, मैं सीधा अंदर घुस जाएगा और भिड़ जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तो तू उस रात वहां कत्ल करने के इरादे से ही गया था मारूफ? नहीं साहब, आप लोग यकीन करो या ना करो, उस वक्त मेरा मर्डर करने का कोई दिल नहीं था। मेरे को सिर्फ पैसा चाहिए था। लेकिन उस मैडम को देखा तो मेरा फ्यूज उड़ गया। इधर 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 कोई तार कट गया मेरे दिमाग के अंदर और मैं कौन है? गिरीश दिख रहा? गिरीश दिख रहा? किधर था इतने दिन तू? बोलना, किधर था इतने साल? चल अंदर चल, आजा आजा अंदर आजा। मैडम आप गिरीश दिख रहा? कुछ चाहिए था तो अपने बाबा से मांगता, मुझसे मांगता। मांगना अच्छा नहीं लगता मुझे, गंदा लगता है। चोरी करना अच्छा लगता है? सिर्फ 10 रुपए चुराए थे मैंने। बेटा 10 रुपया हो या 1 रुपया हो, चोरी चोरी होती है। बोल, आइंदा से ऐसा काम नहीं करेगा? झूठ बोलना चोरी है? बिल्कुल। तो आप क्यों झूठ बोलती हो? बदतमीज। कोई झूठ सफेद झूठ होता है डिकरा, जिसमें किसी का नुकसान नहीं होता। मेरी चोरी भी सफेद चोरी थी, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। असली चोर तो आप सभी अमीर लोग हो। बदतमीज। बोल, चोरी करेगा? डिकरा तो कुछ बोलता क्यों नहीं है? आओ अंदर आओ, नहीं आजा। अभी जा डिकरा, अभी जा, खुश हो जाएगा अंकल। अभी जा। अभी जा डिकरा, शर्माता क्यों है? अभी जा। मैडम। क्या? मैडम का चेन, बाली और अंगूठी सब लूट लिया था मैं। अब घर लूटना था और साहब को जिंदा रखने का कोई मतलब ही नहीं था। हाँ बोल बेड़े। नहीं काय चालले जेठालाल? विशेष नाही, तेज आपला गड इलेक्ट्रॉनिक्स। जेठालाल मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्या हुआ भाई, बहुत गुस्से में लग रहा है? अरे गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? आती है। मेरे को लगा मेरा किस्मत मेरे को तोहफा दे रहा है साहब, एकदम स्पेशल तोहफा साहब। इन्हीं नए जूतों के लिए किसी जमाने में मैं कितना मार खाया था, और उस दिन वो जूते मेरे को बैठे बिठाए मिल रहे थे बिना मांगे।
साहब तो बेचारे बूढ़े लोगों को मारकर तूने उन्हीं के घर में पार्टी बनाई। नहीं साहब, मैं वहां से भाग गया था, लेकिन स्टेशन जाने के लिए एक भी ऑटो नहीं मिला मेरे को। मेरे को मालूम था सुबह 4 बजे ऑटो वाले अपनी गाड़ी निकालेंगे। सोचा तब तक सो लेता हूँ, लेकिन 2 दिन से कुछ भी खाया नहीं था। बहुत भूख लगी थी साहब। सलाम वालेकुम मारू भाई, क्या बात है इतनी रात के? सब खैरियत से तो है? मैं तेरे को इसके लिए फ़ोन किया कि मैंने पैसे का इंतजाम कर लिया है। तेरे 5,000 की ज़रूरत नहीं है मेरे को। मेलिसा के कान और उंगली भी काटे तूने। उसको मैं ट्रेन से बाहर फेंक दिया। तुझे इस बात का रत्ती भर अफसोस नहीं है कि तूने 2 बूढ़े लोगों की जान ली, वो भी बेरहमी से? सिर्फ 5-10 रुपयों के लिए मेरे बाबा को लोग पट्टी पढ़ाते थे। मेरा बाबा मेरे को पीटता था। उनका वजह से मेरे को मेरा घर छोड़ना पड़ा। मेरा बाबा छूट गया, मेरी जिंदगी खराब हो गई। नफरत करता था मैं उनसे, मेरे को कोई अफसोस नहीं है। और तुझे इस बात का अफसोस भी नहीं है कि जितनी नफरत तू मेलिसा और फरजाद से करता था, अब तेरी बीवी और तेरी बच्ची वो भी तुझसे उतनी ही नफरत करेंगे। सायरा जी, मिस्टर सोहराब, गिरीश उर्फ मारूफ ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वो गहने और पायल आपको कोर्ट से मिलेंगे। कैश जितना रिकवर हम कर सकते हैं कर लेंगे, लेकिन 27,000 रुपये उसने बच्ची के इलाज में खर्च कर दिए। सर, हमें इलाज में खर्च किए गए पैसे नहीं चाहिए, और वो पायल भी आप उस बच्ची को ही लौटा दीजिएगा। ठीक है। क्या बोला उसने? मम्मा पापा को क्यों मारा? बचपन का गुस्सा था सायरा जी, और मुझे लगता है लालच गुस्से से बढ़कर। ये पायल उधर से रिटर्न आई है, बोले आप रख लो। गिरीश प्रसाद उर्फ मारूफ हैदर को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 397 और 460 के तहत चोरी और डकैती के लिए बुक किया गया है। फिलहाल गिरीश जुडिशियल कस्टडी में है और इस केस का ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है। इस केस ने एक बार फिर से देश के महानगरों में अकेले रहने वाले सीनियर सिटीजन्स पर संगीन अटैक की सीरियस प्रॉब्लम को उजागर किया है। हमारे देश की 65% आबादी 35 वर्ष के नीचे की है और देश की 30% आबादी दिन में 50 रुपए से कम कमाती है। और दूसरी ओर शहरी भारत में सैलरी बूम चल रहा है, कीमतें आसमान छू रही हैं, लोगों का लाइफस्टाइल अंतरिक्ष को चीर रहा है। इस आर्थिक असमानता के ज्वालामुखी में जुर्म के लावे का उमड़ना अपेक्षित है, लेकिन इन आंकड़ों के परे एक मूलभूत सच्चाई है ज़मीर की, इंसानियत की, जिसे किसी भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बिठाया नहीं जा सकता। अगर गरीबी ने गिरीश को हैवानियत की तरफ धकेला, तो उसी गरीबी से जूझ रही उसकी पत्नी कौसर, बेटी राबिया, दिनशा बंगलों में काम करने वाली उषा और खुद गिरीश का पिता हरि प्रसाद, इन सभी ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईमानदारी, इंसानियत और स्वाभिमान का प्रमाण दिया।
अक्सर विकृत लालच और आलस को छुपाने के लिए गरीबी और अत्याचार को बहाना बनाया जाता है। इसे बचपन में ही बहुत जल्दी पहचानने और सुधारने की जरूरत होती है, पर इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। हर बच्चा अलग है। गिरीश के साथ हिंसा की बजाय शायद स्नेह और ममता काम कर जाती, लेकिन हम लोग भावनाओं के भरोसे नहीं रह सकते। सिक्योरिटी गार्ड्स और सिक्योरिटी सिस्टम्स में इन्वेस्ट करना कोई लग्जरी नहीं बल्कि आज की जरूरत बन गई है, और यह समस्या हम में से हर किसी को कभी ना कभी सताने वाली है। इसलिए सतर्क रहने में ही समझदारी है। आज का हमारा दूसरा केस भोपाल मध्य प्रदेश का है, जहां एक अधेड़ उम्र के वकील के खुशहाल वर्तमान पर अतीत का भयंकर साया आ गिरा। देखते हैं केस। ये कहो कि सोने की खान पीतल के दाम बेचती है। वापस दिला दो, मुंह मांगे पैसे दूंगा। पैसे कागज के फूल हैं दोस्त। जब पूरा खेत ही मिल सकता है तो अनाज से क्यों काम चलाएं? मुझे इस जमीन का 15% चाहिए। मंजूर, मैं सिर्फ ये जमीन दिला दो, और देखो हमारे पास पूरी जिंदगी नहीं पड़ी हुई। कविता, कविता। आई जी, ये लीजिए। अरे वो कांति चाचा के यहाँ से जो मैं पेपर्स लाया था वो कहाँ है? अरे आप भूल गए, आपने तो बाहर टीवी के पास रखे थे। वो मेरे बैग में डाल दो, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। हाँ, अभी डाल दो। दादू दादू दादू, आपने अभी तक अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। बेटा, आई एम वेरी सॉरी, गलती हो गई मुझसे। लेकिन आज हम अपना प्रॉमिस पक्का पूरा करेंगे, और अपनी जिया बिटिया के लिए वीडियो गेम लेकर आऊंगा। अब मैं जाऊं? नहीं दादू। जिया बेटा, दादू को लेट हो रहा है ना, उन्हें जाने दो। अरे अशोक बेटा, तुम फैक्ट्री नहीं गए? नहीं पापा, आज लंच के बाद जाऊंगा। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा अम्मा, मैं चलता हूँ। सर, मेरे पास मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है मेरे पापा का अधूरा सपना पूरा करने के लिए, लेकिन मैं ये सारी जिंदगी इन कोर्ट्स के चक्कर नहीं काटना चाहता बस। देखो राजेश बेटा, तुम्हारे मरहूम पापा को उनके पार्टनर ने धोखा दिया, और ये केस मैं इतने सालों से लड़ रहा हूँ, लेकिन बेटा अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए तुम्हारा ये केस अब मेरा भतीजा सूरज शुक्ला लड़ेगा। आप जो ठीक समझे। वैसे मुझे आपके जजमेंट पर 100% भरोसा है, और मुझे 100% भरोसा है कि मैं और मेरे एसोसिएट दिनेश जैन इस केस को जीत कर रहेंगे। सूरज जी, अगर आप पापा के पार्टनर के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं। मिस्टर मेरा, जब हम पूरा का पूरा बागान सूद समेत वापस ले सकते हैं तो चंद पेड़ों में खुश क्यों रहना? तो बेटा चले आप? हाँ जी। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं सूरज, तुम खुद एक काबिल वकील हो। कैसी बात कर रहे हैं चाचा जी, आप गुरु हैं मेरे। बेटा, सीनियर होने के नाते एक बात जरूर कहूंगा, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को रूल आउट मत करना, क्योंकि अक्सर जीत की जिद में हम वक्त से हार जाते हैं। चाचा जी, आप घर चले जाइए। दिनेश, तुम गाड़ी चला लेना। कोर्ट की हियरिंग के लिए मैं अकेला ही जा रहा हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं चलता हूँ ना साथ में। चाचा जी, अब आप जिद कर रहे हैं ना, ये केस मुझे ही संभालना है ना। ठीक है दिनेश, इधर आओ। दिनेश, तुम 3 बजे तक ऑफिस पहुंच जाना, और खाना वाना खाकर वो अहमद के केस के पेपर्स तैयार कर लेना, कल सुनवाई है उसकी। ओके। एडवोकेट सूरज शुक्ला भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिछले 30 सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे। यह उनके लिए एक आम वर्किंग डे था। वो अपने बताए हुए समय पर अपने ऑफिस लौटने वाले थे और फिर उसके बाद घर जाने वाले थे। लेकिन 10 अगस्त 2014 की दोपहर को ऐसा नहीं हुआ। एडवोकेट सूरज शुक्ला के गुरु और चाचा कांतिलाल शुक्ला, उनका असिस्टेंट दिनेश जैन
और उनके परिवार वालों को भनक तक नहीं थी कि उनका भविष्य हमेशा के लिए बदलने जा रहा था और इसकी जड़ें अतीत की गहराइयों में थी। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. अरे कोई कांति को फिर से फोन लगा दो, मैं बात करूंगी। हेलो। हेलो कांति, मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी शकुंतला भाभी। हाँ भाभी। सूरज की कोई खबर आई क्या? अरे भाभी, मैंने दिनेश और अशोक को कह दिया है कि टेंशन ना लो, केस की छानबीन के सिलसिले में कहीं गया होगा, आ जाएगा। 10 बजने को है, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। सुनो, जो तुमने नया केस सूरज को दिया है वो कोई गड़बड़ वाला केस तो नहीं है ना? कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, आप डरिए मत, वो आ जाएगा। हाँ। लीजिए सर। सारे दोस्तों और रिश्तेदारों से बात हुई? हाँ, सभी से हुई है। पापा कहीं नहीं है। मॉर्ग मैं हुआ है सर, सारे अस्पताल भी देखा है। मैंने इन्हें पहले कई बार देखा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। वो वहीं प्रैक्टिस करते थे और वहीं से गायब हुए हैं। तो वहीं से ढूंढते हैं। सर, एडवोकेट सूरज शुक्ला का असिस्टेंट दिनेश जैन, वो कह रहा था कि उसने शुक्ला को तकरीबन 1 बजे यहीं गेट नंबर 1 के सामने ड्रॉप किया था। सिन्हा, इस ड्रॉप को इस कैमरे ने जरूर पिकअप किया होगा। कल दोपहर 1 बजे बाद का फुटेज निकलवाओ, इसका और जितने भी कैमरे हैं यहाँ पर। जी सर। भोसले से कहो कि सीसीटीवी फुटेज रेडी रखे और सूरज शुक्ला के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। ऑर्डर जा चुके हैं सर। तब तक हम फैमिली से बात करते हैं। प्रैक्टिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करते हैं। लगता है सुप्रीम कोर्ट के वकील का घर है। खानदानी पैसा भी तो हो सकता है सर, या फिर जबरदस्त तकदीर हो सकती है। हो सकता है कोई लॉटरी लगी हो। देखिए सर, मेरे पापा छोटे मोटे केसेस ही लेते थे, ज़्यादातर चीटिंग मीटिंग के केसेस। छोटे मोटे केसेस ही लड़ते थे बस? हाँ, वो कोई टेंशन वाला केस लेते ही नहीं थे। कोई और टेंशन थी? कोई घरेलू मामला? नहीं बेटा, मेरा बेटा बहुत ठंडे दिमाग का सुलझा हुआ इंसान है। उसे न किसी को टेंशन देना अच्छा लगता है और ना ही लेना। वैसे मामला है टेंशन वाला शकुंतला जी। एडवोकेट साहब कहीं फंस गए होते तो एक कॉल जरूर करते। कविता जी, उनको कोई पर्सनल टेंशन था? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई अफेयर? कभी नहीं। किसी से कोई दुश्मनी? कोई पुरानी दुश्मनी, फैमिली वाली? नहीं इंस्पेक्टर, मैंने जो केस सूरज को दिया था उसमें कोई खतरा नहीं। आखिर इतने सालों से मैं भी तो लड़ रहा हूँ ना, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। आपके सामने खड़ा हूँ और सूरज को अभी उस पर काम करते हुए तो सिर्फ 1 ही दिन हुआ था। मुझे इस क्लाइंट का नाम और नंबर चाहिए। जी दिनेश। ये रहा उनका कार्ड, मोबाइल, एड्रेस, लैंडलाइन, सब कुछ है इसमें। पुलिस ने उस नए केस की पूरी तरह से छानबीन की, लेकिन ना तो उसमें से कुछ अटपटा मिला और ना ही पुलिस को एडवोकेट सूरज शुक्ला की फैमिली से कोई लीड मिली। लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को यह जरूर अटपटा लग रहा था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में छोटे मोटे चीटिंग के केस लड़ने वाला वकील इतना अमीर कैसे है, और अगर अमीर है तो किडनैपिंग का एंगल भी हो सकता है। और सीसीटीवी फुटेज ने इस एंगल को और मजबूत कर दिया। सर, जैसा दिनेश ने बताया, 1 बजे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के गेट नंबर 1 पर कांतिलाल शुक्ला की गाड़ी रुकी। सूरज शुक्ला गाड़ी में सोते रहे। कोर्ट में जाते वक्त उन्हें किसी का फोन आया सर। उनके कॉल रिकॉर्ड्स आने के बाद पता चलेगा कि ये कॉल किसका था। पूरे 1 घंटा वो कोर्ट के अंदर थे। उसके बाद कोर्ट से बाहर निकले और ये देखिए सर, कोर्ट के बाद सूरज शुक्ला घर जाने के बजाय कोर्ट के सामने केसर बार में गए और 10 मिनट बाद बाहर आए, फोन पर बात करते थे। फिर ये 2 लोग सूरज से मिलने आए और तीनों बार के अंदर चले गए। लगभग 7 बजे, पूरे 5 घंटे बाद ये तीनों बार से बाहर निकले सर। टैक्सी को ट्रेस करो और ड्राइवर को लेकर आओ। इन दोनों के क्लोजअप्स ले लो और सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। ये दोनों सूरज शुक्ला के पहचान के लोग थे। सर, क्या इन दोनों ने सूरज शुक्ला का किडनैप किया या वो अपनी मर्जी से इनके साथ गए होंगे?
अगर ये किडनैपिंग का केस होता तो फिरौती के लिए कॉल आया होता। अब ये अलग बात है कि घर पे फ़ोन आया हो और हमें इन्फॉर्म ना किया गया हो। सूरज शुक्ला अगर अपनी मर्जी से इनके साथ गए तो फ़ोन को स्विच ऑफ क्यों करते और अपनी फैमिली में किसी से बात क्यों नहीं करते? 5 घंटे बाहर में थे तीनों सर। हो सकता है अक्सर बैठते हों। नहीं सर, उस दिन से पहले इन तीनों को मैंने कभी नहीं देखा। ये वाला तो आता होगा। नहीं सर, अपने रेगुलर कस्टमर को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। उस दिन से पहले नहीं देखा मैंने इनको। सीसीटीवी है? नहीं, सीसीटीवी तो नहीं है। 5 घंटे तक यहाँ बैठे जी? काफ़ी पी होगी। हाँ साहब, तीनों ने बहुत पी थी और वो हंस हंस के और मज़े लेके बातें कर रहे थे। एक बात थी साहब, मतलब मैं अजीब तो नहीं कहूँगा लेकिन मुझे खटकी ज़रूर थी। क्या? साहब उन्होंने स्नैक्स वैक्स नहीं मंगाया था, बल्कि होता यह है कि 4-5 घंटे बैठ के मजबूत पीने वाला खाने के लिए बहुत सारे आइटम मांगता है, लेकिन इन तीनों ने ऐसा कुछ नहीं किया, बस पीते रहे। खाने का प्लान कहीं और का था, इसीलिए सिर्फ पीना हुआ। और उस टैक्सी में बैठकर शायद किसी खाने वाली जगह पर गए होंगे। वैसे भी रात के खाने का वक्त हो रहा था। सर टैक्सी और टैक्सी वाला दोनों ट्रेस हुए हैं। भोसले उन्हें थाने लेकर आ रहे हैं। आउट ऑफ सिटी है, थोड़ा टाइम लगेगा। सिन्हा लगता है इन तीनों में गहरी दोस्ती थी। वैसे भी शुक्ला ने उनके साथ काफ़ी पी भी। सर ये दिनेश शुक्ला का असिस्टेंट, वो इन लोगों के बारे में ज़रूर जानता होगा। हो सकता है साथ मिला हुआ हो सकता है ये किडनैपिंग दोस्तों के बीच ही प्लान हुई हो। क्या वाहियात बात कर रहे हैं सर आप? मैं और सूरज जी की किडनैपिंग? ख्याल इतना भी वाहियात नहीं है दिनेश। पिछले 13 साल से तुम शुक्ला को असिस्ट कर रहे हो। मेरे बड़े भाई हैं वो, पिता समान। अमीर बाप का गरीब लड़का, छोटे मोटे चीटिंग के केस सॉल्व करके तुम्हारे पिता समान बॉस ने काफ़ी कुछ बना लिया है। और जहाँ तक हमारी जानकारी है, तुम अब तक किराए के कमरे में रहते हो, कमा रहे हो। ऐसी भक्ति बॉस के प्रति? सर मुझ पे शक करके आप खामा अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मैं सूरज जी की इज्जत करता हूँ, इसलिए उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और उनके हर केस में मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और जितना मैं उनको जानता हूँ ना, उतना शायद कोई नहीं जानता। फिर तो तुम इन दोनों को भी जानते होगे। काफ़ी गहरी दोस्ती थी तुम्हारे शुक्ला जी की इनसे। मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। तुम्हारे शुक्ला जी को पीने की लत थी? बिल्कुल नहीं। हाँ, कभी कभार एक आध ड्रिंक लेते देखा मैंने उनको। और तुम्हें लगता है कि तुमसे बेहतर उन्हें और कोई नहीं जानता? सर वो टैक्सी ड्राइवर आ गया। आप थोड़ी देर बाहर बैठिए और आराम से सोचिए कि कहीं आप हमें कुछ बताने में भूल तो नहीं रहे। नाम? मुनीर अब्दुल शेख साहब। टैक्सी कब से चला रहे हो? कई साल हो गए साहब। हमें अब्बू की टैक्सी है, आजकल हम ही चलाते हैं। और लाइसेंस वाइसेंस कागज पत्री सब ठीक है साहब, ओरिजिनल। पर तुम्हारे कुछ पैसेंजर ठीक नहीं है साहब। इन 2 जनों ने कल हमारी टैक्सी बुक की थी और कह रहे थे कि कोर्ट के पास केसर बार है, उधर चलना है और शाम को लौटाइए 6:30 के आसपास, आगे जाना है वेलकम ढाबा। टैक्सी वेटिंग पे थी 5 घंटे? नहीं साहब, मैं वापस गया धंधे पे और शाम को 7:15 बजे लौटा होते और ये दोनों साहब इन साहब को लेके वापस लौटे और मैं इनको वेलकम ढाबा छोड़ कर आया। कहाँ ये वेलकम ढाबा? इस सिटी के बाहर है, हमारे घर भी होते नज़दीक है, इसलिए हम वापस लौटा है। कुछ बात हो रही थी इन तीनों के बीच में? आते वक्त इन 2 जनों में कोई बात नहीं हुई थी और जाते वक्त ये तीनों पिए हुए थे, हमने ध्यान नहीं दिया साहब। शुक्ला साहब, घर पे कौन कौन है? घर पे मेरी बीवी है, मेरी माँ है, बेटा है, बहू है, एक पोती है और मैं हूँ। बेटा क्या करता है आपका? बेटे को मैंने सेट कर दिया है, उसकी एक छोटी सी फैक्ट्री लगवा दी है। मतलब इतनी छोटी भी नहीं है, ठीक ठाक कमा लेता है वो। जिंदगी में बस एक अच्छा काम कर दो, बाकी पूरी जिंदगी आराम। और उसके बाद ये तीनों वेलकम ढाबा पे उतरे और उससे पहले कोई बात नहीं हुई इनके बीच। एक दूसरे को नाम से बुलाया कभी? इतना ध्यान नहीं दिया साहब। ठीक है मुनीर, तुम जा सकते हो। जी साहब। वेलकम ढाबा का नाम सुना है? यहाँ तो सूरज जी कई बार गए हैं। किसके साथ? क्यों? अपने 2 दोस्तों अजय और योगेश के साथ। पिछले 1 महीने में करीब 3-4 बार गए थे। कहीं ये दोनों अजय और योगेश तो नहीं? सर कुछ कह नहीं सकता, मैं कभी इनसे मिला नहीं हूँ। फिर इनके बारे में कैसे जानते? पिछले महीने मेरे बाबा बीमार हो गए थे तो मैं गया था उनसे मिलने। जब लौट के आया तो सूरज जी ने बताया इनके बारे में मुझे। अरे सर क्या बात, आज आप अपना टिफिन लाए? नहीं नहीं, मैं दोस्तों के साथ आज बाहर खाना खाने जा रहा हूँ। वेलकम ढाबा, कमाल का खाना है वहाँ पे।
दिनेश कभी तुमको भी वहां लेकर जाऊंगा मैं। कौन दोस्त है सर ये आपके? पुराने हो गए स्कूल टाइम के? अरे नहीं नहीं, अभी अभी नए नए दोस्त बने हैं, अजय और योगेश, बड़े कमाल के बंदे हैं। ये लो मैसेज भी आ गया। मैं चलता हूँ। ठीक है सर। अच्छा, आज शाम की कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग तो नहीं है ना? नहीं सर, कोई मीटिंग नहीं है। ठीक है, मैं वहां से सीधा घर चला जाऊँ। जी सर। सर, सूरज शुक्ला के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। 1:02 पर सूरज को कॉल आया था अजय जायसवाल का, और 2:10 पर योगेश गुप्ता का। ये वही लोग होंगे, अजय और योगेश, सूरज जी के नए दोस्त। सच बताऊं तो मुझे शौक लग रहा है जानकर कि सूरज जी उनके साथ बार में इतना पी रहे थे। अभी तो केस शुरू भी नहीं हुआ है दिनेश, एक से एक शौक आने बाकी हैं। फिलहाल तुम जा सकते हो, लेकिन शहर नहीं छोड़ सकते। जी सर। समझ में नहीं आ रहा सर, 1 महीने की इतनी गहरी दोस्ती, सालों से असिस्टेंट रहे दिनेश को पता ही नहीं है। फोटोग्राफ्स फैमिली को दिखाओ, नाम भी बताओ, चाचा कांतीलाल शुक्ला को भी। फिर हम सीधा वेलकम ढाबा जाएंगे। इस नई नई दोस्ती में मुझे किसी पुरानी दुश्मनी की बू आ रही है सिन्हा। इंसान को सबसे ज्यादा धक्का तब लगता है जब किसी अपने बहुत ही करीबी की परछाई में परायापन झलकता है, किसी राज का साया नजर आता है। एडवोकेट सूरज शुक्ला की फैमिली और उसके चाचा कांतीलाल शुक्ला ने अजय जायसवाल और योगेश गुप्ता का नाम तक नहीं सुना था। सूरज की फैमिली, चाचा कांतीलाल, असिस्टेंट दिनेश, सभी बौखला गए थे कि कहीं सूरज कोई बात उनसे छुपा तो नहीं रहे थे, कोई ऐसी बात जो सिर्फ ये 2 नए दोस्त जानते थे और कोई नहीं, या फिर कोई और भी था। अरे साहब, ये तो वो वकील है, नाम नहीं मालूम। ये 2 दिन पहले यहाँ आए थे, इनके साथ और 2 आदमी भी थे। हाँ हाँ, आए थे ना साहब, अपने वो योगेश और अजय के साथ। इनमें से अजय कौन है और योगेश कौन है? सब ये अजय जायसवाल है और ये योगेश गुप्ता है। क्या पता सर, कोई घपला किया क्या? जानते हो इन्हें? नाम से ही जानता हूँ, वैसे लोग टेम्पो लाइन में है। वो अपना विपिन है ना, वो साल भर पहले लेकर आया था। ये विपिन कहाँ मिलेगा? सर जी, यही विपिन है। मैं जरा अपना काम देख लूँ। तो विपिन, ये कौन है? मैं नहीं जानता साहब। इन दोनों को भी नहीं जानते? साहब, ये तो अजय और योगेश हैं, टेम्पो लाइन में काम करते हैं साहब। क्या काम करते हैं? ड्राइवर हैं साहब। कहाँ रहते हैं? मुपलागढ़ बस्ती में साहब। सर, ये 16 बता देगा, अजय जायसवाल का। ये जायसवाल परिवार कहाँ है? साहब, 2 दिन पहले ही वो सब लोग अपना बैग वैग लेके कहीं चले गए और किसी को कुछ बताया भी नहीं। सर, कुछ खास तो नहीं मिला है? ये मिला है सर। सर, योगेश गुप्ता के घर पे ताला लगा हुआ था। 2 दिन पहले योगेश अपनी पत्नी के साथ कहीं निकल गया। पड़ोसी से उसकी बीवी रेखा का सेल नंबर मिला है। लगता है अजय और योगेश अपनी फैमिलीज के साथ साथ भागे, पकड़े भी साथ नहीं जाएंगे। अमित जायसवाल, योगेश गुप्ता और योगेश की पत्नी रेखा, तीनों के कॉल रिकॉर्ड से करवाओ और तीनों के इंस्ट्रूमेंट को ट्रैकिंग पे डलवा दो सिन्हा। यस सर। सर, एक बात है, योगेश और अजय दोनों टेम्पो चलाते हैं, दोनों ड्राइवर हैं। सूरज शुक्ला इनके साथ दोस्ती क्यों करेगा? इनके साथ बैठकर शराब क्यों पिएगा? हो सकता है सूरज को पता ही ना हो कि वो ड्राइवर है, या फिर हो सकता है उसे पता हो और तीनों मिलकर कुछ प्लान कर रहे हैं। एक काम करो, दोनों के क्लियर फोटोग्राफ सूरज के फोटोग्राफ के साथ आसपास के सभी पुलिस स्टेशन पे भिजवा दो। यस सर। सिन्हा, मुझे किसी बुरी खबर की बू आ रही है।
शुक्रबाग पुलिस स्टेशन। भोपाल से 200 किलोमीटर दूर मिली ये लाश किसकी थी? एडवोकेट सूरज शुक्ला की, अजय जायसवाल की, योगेश गुप्ता की, या फिर किसी और की? अगर ये केस किडनैपिंग का था तो फिर इसमें मर्डर कहां से आ गया? या ये दरअसल ना किडनैपिंग का केस था ना मर्डर का केस था, बल्कि 2 दिन पुरानी लाश के पीछे सालों पुराना राज था? एडवोकेट सूरज शुक्ला के साथ आखिर क्या और क्यों हुआ, ये हम आपको दिखाएंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, जिंदगी में हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए और हो सके तो मदद का हाथ भी। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।